हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं तुमको मिला रही हूँ मिस्टर मैक एंड रिचर्ड मैकडोनल्ड से। ये है मैकडोनल्ड ब्रदर्स। हम इनकी स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मैकडोनल्ड तो स्टार्ट किया ही, साथ में एक ऐसा स्पीडी सिस्टम डेवलप किया जिसकी मदद से ये 30 मिनट्स का ऑर्डर टाइम को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में लेके आ गए। सोच के देखो यार, जो काम को इन्हें पहले 30 मिनट्स लगते थे, अब वो काम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में हो पाता है। मतलब आपने मैकडोनल्ड्स में जाके ऑर्डर दिया कि भैया मेरा बर्गर दे दो, छुटकी बजाई उतनी देर में बर्गर आपके हाथ में होगा। मस्त जादू है ना? कैसे पॉसिबल हो पाया? तो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को इम्प्रूव किया। इन्होंने देखा कि आज जो हमारा किचन का लेआउट है ना, वो सही नहीं है। चीज़ें जिस तरीके से हो रही है, हर जगह बर्गर बन रहा है, हर जगह सारा सामान फैला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ये गए टेनिस कोर्ट में अपने किचन का पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन ड्रॉ किया और इन्होंने बोला कि यार देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो पहले पूरा डायमेंशन ड्रॉ किया, अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, बोला कि जैसे तुम अपने किचन में काम करते हो ना, वैसे तुम यहाँ पे काम करो। उन्होंने देखा और समझ आ गया कि यार सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा है, सामान इधर फेंका रहा है, उधर फेंका रहा है। तो दे इम्प्रोवाइज दिस लेआउट। इन्होंने बोला कि ये वाला तो काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने एक और नया लेआउट बनाया और उसको इम्प्रूव करते गए जब तक इनको एक एफिशिएंट लेआउट नहीं मिला जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो रही है। मतलब मेरा अगर बर्गर बन रहा है तो उसका पूरा एक सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और हर एक काम सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को दिया। ऐसा नहीं कि सब मिलके पूरा बर्गर बना रहे, किसी को ब्रेड बनाने दे दिया, किसी को अंदर की टिक्की बनाने दे दिया, किसी को पिकल्स डालने बोल दिया, उसमें भी बोला कि सिर्फ 2 ही पिकल्स डालने हैं और हर एक को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर टिक्की का साइज इतना है तो इतना ही रहेगा, बर्गर का साइज इतना है तो इतना ही रहेगा, हर एक में 2 पिकल्स ही डलेंगे, हर एक में सिर्फ 4 बूंद सॉस की डलेगी। तो हर एक चीज इन्होंने प्रॉपरली डिसाइड कर लिया एंड दिस सिस्टम हेल्प देम अचीव ऑर्डर डिलीवरी इन 30 सेकेंड्स रादर देन 30 मिनट्स। और इसको इन्होंने नाम दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम। ये सिस्टम पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ दिस लेआउट, जो उन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड बना दिया था, इतना ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट बना दिया था कि हर एक चीज़ बहुत ईजिली मूव हो रही है। वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लेआउट की ज़रूरत होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें हो रही है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली हो, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस अपना लेआउट डिज़ाइन करती हैं। फैसिलिटी लेआउट मतलब होता है प्लान करना लोकेशन की, हमारा मशीन कहाँ होगा, इक्विपमेंट्स कहाँ लोकेटेड होंगे, यूटिलिटीज़ कहाँ होंगी, वर्क स्टेशन कहाँ होंगे, कस्टमर सर्विस एरिया कहाँ होगा, और साथ साथ प्लान करना कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल फ्लो करेगा, पीपल मूव करेंगे अराउंड, इनटू एंड विथ इन द बिल्डिंग। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ तो अगर ये एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर मोस्टली ऐसे लाइन्स ड्रॉ होती है और वर्कर्स को बोला जाता है कि अगर आप मूव कर रहे हो तो आप इन्हीं लाइन्स में मूव करोगे। अगर क्या होता है ना, इस लाइन्स को इसलिए ड्रॉ किया गया है कि अगर वर्कर इधर उधर ऐसे घूम रहा है ना तो उसके सर्वर में कुछ चीज़ें गिर भी सकती है। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर इजी फ्लो ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉन है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ लेआउट डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन ने, फैक्ट्री ने अपना लेआउट डिज़ाइन किया होगा और उसकी मदद से डिसाइड किया कि ये सबसे बेस्ट और सेफर लोकेशन है फॉर मूविंग पीपल। ठीक है ना, ये हम एक प्लांट का लेआउट देख सकते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ डिज़ाइंड है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू लेआउट प्लानिंग। लेआउट प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर्स का फिजिकल अरेंजमेंट कैसा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर मतलब एनीथिंग दैट कंज्यूम स्पेस। आपका मशीन भी हो सकता है, आपका मटेरियल भी हो सकता है, आपके वर्कर्स भी हो सकते हैं, आपकी यूटिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ स्पेस कंज्यूम कर रहा है उसका फिजिकल अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये हम लेआउट प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जब भी लेआउट डिजाइन किया जा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको 3-4 चीजें आंसर करनी पड़ती है। सबसे पहला कि हर एक सेंटर का कितना स्पेस होगा, हर एक सेंटर की कितनी कैपेसिटी होगी। लेट्स से हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं और लेआउट के अंदर हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो स्टोरेज के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, स्टोरेज की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। स्पेस मतलब कितना एरिया तुम उसको अलॉट करोगे, कैपेसिटी मतलब कि इसके अंदर कितना रॉ मटेरियल, कितना फिनिश गुड्स, कितना वर्क इन प्रोग्रेस रखा सकता है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि भाई यहाँ पे ये लोकेटेड होना चाहिए, बस काम खत्म। आपको स्पेस, उसका कैपेसिटी, ये भी ध्यान रखना है। और साथ साथ ऊपर से डिसीजन नहीं लेना
कि ठीक है स्टोरेज हमने बना दिया तो स्टोरेज के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पेस होनी चाहिए, हो गया काम खत्म। बिल्कुल नहीं। स्टोरेज के अंदर चीजें कैसी रखी होंगी, रॉ मटेरियल कहाँ रखा होगा, कहाँ फिनिश गुड्स रखेंगे, कहाँ स्पेयर्स रखेंगे, कहाँ वर्क इन प्रोग्रेस रखेंगे, हर एक मटेरियल का डिविजन कैसे किया जाएगा, ये पूरा डिसीजन भी लेआउट के अंदर ही कवर होता है। साथ साथ कौन कौन से सेंटर्स आपको अपने लेआउट में इंक्लूड करने हैं। मेरा मन कर रहा है करके कोई भी सेंटर को मैं लेआउट में इंक्लूड तो नहीं कर सकती ना। जो सेंटर्स मेरे लिए रिक्वायर्ड हैं कि मेरा प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंटली हो जाए, मेरा काम बहुत एफिशिएंटली हो जाए, वो सारे सेंटर्स ही मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। जो फालतू के हैं, जो हमको कोई काम ही नहीं है, उन सबको क्यों ही इंक्लूड किया जाएगा, है ना। साथ साथ हमारे सेंटर्स कहाँ लोकेटेड होंगे ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। लोकेशन में 2 टाइप की लोकेशन देखी जाती है, एब्सोल्यूट लोकेशन एंड रिलेटिव लोकेशन। जैसे अगर मैं स्टोरेज को डिसाइड कर रही हूँ तो हमने सोच लिया कि स्टोरेज बीच में रहना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट लोकेशन कि स्टोरेज बीच में रहेगा। अब स्टोरेज जो है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए, वो शिपिंग डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए। ये हो गया स्टोरेज का रिलेटिव लोकेशन कि दूसरे सेंटर्स के रिलेशन में हमारा स्टोरेज कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप सेंटर्स का लोकेशन डिसाइड कर रहे हो तो उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन एज वेल एज रिलेटिव लोकेशन दोनों डिसाइड करनी होती है। मूविंग फॉरवर्ड टू प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मिनिमम ट्रैवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सामान लेने के लिए उधर से लेके आना पड़ रहा है, दूसरा उधर से लेके आना पड़ रहा है, तीसरे मशीन में डालने के लिए यहाँ जाना पड़ रहा है, तो कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इससे अच्छा अगर आप फैक्ट्री के अंदर डिसीजन ले रहे हो, आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मशीन यहाँ पे तो मटीरियल यहाँ और यहाँ रख दो, है ना। क्यों पूरी दुनिया से घूम घुमा के मटीरियल लेके आना है। तो कोशिश करो कि कम से कम ट्रैवल हो। साथ साथ मैक्सिमम यूसेज हो स्पेस का, बिना मतलब का फालतू स्पेस हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं छोड़ना है, वही स्पेस देना है जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। जैसे अगर आप ये मैकडॉनल्ड्स वाला लेआउट देखोगे ना, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी स्पेस छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे भीड़ हो सकती है, यहाँ से ये वाला भी पर्सन आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ी है ताकि एक दूसरे से एम्प्लॉयज़ ना टकराएं। तो दिस इज एफिशिएंट यूसेज ऑफ योर लेआउट और स्पेस। यहाँ पे ये एफिशिएंट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये रिक्वायर्ड था, है ना। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हर एक चीज को चिपका दो ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो जगह का। इस्तेमाल उसी तरीके से होना चाहिए जिससे ज्यादा एफिशिएंसी अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्वेंस। देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मशीन्स इस तरीके से डिजाइंड है कि रॉ मटेरियल आपने मशीन 1 में डाला, फिर वो मशीन 2 में जाता है, फिर वो मशीन 3 में जाता है, फिर फिनिश गुड्स बन के आता है। तो आपको ये सीक्वेंस अपने फैक्ट्री में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीन 1 यहाँ पड़ी है, रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा है, मशीन 2 यहाँ पड़ी है, मशीन 3 यहाँ पड़ी है और फिनिश गुड्स तुम यहाँ पे रख रहे हो, है ना। कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लेके आओगे, फिर यहाँ से ऐसे घूम घुमा के यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, है ना। इससे बेटर है कि तुमको पता है ना कि सीक्वेंस क्या है, तो उसके हिसाब से मशीन्स को डिसाइड कर लो कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और यहाँ पे फिनिश गुड्स और यहाँ से रॉ मटेरियल चला जाएगा। तो हमने कम स्पेस के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया हमारी जगह का। नेक्स्ट, कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए। कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप मशीन्स को थोड़ा पास रख सकते हो, बिना मतलब की स्पेस नहीं छोड़ सकते। पर ऐसा मत करना कि तुमने मशीन्स को इतना ज्यादा पास कर दिया है कि एम्प्लॉयज को सांस लेने तक की जगह नहीं है वहां पे, वो प्रॉपरली सेफ फील नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो कॉम्पैक्टनेस तो रखनी है, लेकिन साथ साथ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन भी ध्यान रखना है एम्प्लॉयज का। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार लेआउट डिजाइन कर लिया तो बस जिंदगी भर इसी को चलाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको लेआउट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो फ्लेक्सिबल हो। अगर मेरे को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो वो उसको अडाप्ट कर पा रहा है, अगर मेरे को कैपेसिटी रिड्यूस करने पड़ रही है तो उसको अडाप्ट कर पा रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास जितना पैसा पड़ा है सब फैक्ट्री बनाने में लगा दें, हमको प्रोडक्शन भी तो करना है। इसीलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको हमारा लेआउट डिजाइन करना है। तो जब भी लेआउट डिजाइन करोगे तो ये सारे प्रिंसिपल्स ध्यान रखना इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि लेआउट किया क्यों जाता है, आप न्यू लेआउट क्यों बनाते हो, रीडिजाइन क्यों करते हो, गुड प्लांट लेआउट क्या होता है और साथ साथ लेआउट ही क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यू लेआउट की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक नया लेआउट कब बनाएगी? जब वो नया फैक्ट्री चालू कर रही है, नया प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उस केस में वो फैक्ट्री खरीद रखे होंगे, अब इनको लेआउट करने की जरूरत है तो वो नया लेआउट कहलाएगा, ठीक है।
लॉन्ग रन एफिशिएंसी के लिए किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। इसके स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस होते हैं। आज जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म में तुमको अफेक्ट करने वाला है। तुमको ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव प्रियोरिटीज के हिसाब से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरीके का आपको लेआउट चाहिए। आपको आगे जाके कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी, आपको प्रोसेसेस ज़्यादा इंप्रूव्ड चाहिए, कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कि कॉस्ट कम रखना है, कि क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाना है। जैसे समझ लो आज हमने लेआउट डिज़ाइन कर लिया कि भाई खर्चा कम चाहिए, जैसे भी करके बनाना है बना दो। इससे समझ लो क्वालिटी ऑफ वर्क रिड्यूस हो गया। अब जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी नहीं मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को कितना इफेक्ट करने वाला है सोचो। आज तो तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयज आ जाएंगे पर लॉन्ग टर्म में तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आना ही नहीं चाहेगा क्योंकि तुम सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो लेआउट है उसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन होता है। तो आपको पहले से अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी सही तरीके से स्टैब्लिश करनी जरूरी है। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि ये पहली बात तो डिफरेंशिएशन देता है। आप अपने लेआउट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने लिया था, सारे रेस्टोरेंट्स उस टाइम पे 30 मिनट लेते थे, उन्होंने 30 सेकंड में कर दिया वो काम को। कितना ज्यादा एडवांटेज मिला होगा सोचो। लो कॉस्ट प्रोवाइड करता है, फास्ट रिस्पॉन्स, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है विद द हेल्प ऑफ अ गुड लेआउट, न्यू लेआउट। वेल डिजाइंड लेआउट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक लेआउट। अगर आपने लेआउट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया तो उसकी मदद से आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिजाइन ऑफ लेआउट। कब ऑर्गेनाइजेशन अपना लेआउट को वापस से डिजाइन करती है? जब उनको समझ आता है कि भाई हमारे यहाँ जो लेआउट है उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हेल्थ हजार्ड है, लो सेफ्टी है। प्रोसेस में अगर आपको चेंज करना है, आपको मेथड या इक्विपमेंट में चेंज करना है, तो उस केस में लेआउट को रीडिजाइन किया जाता है। इन्वायरमेंटल और लीगल चेंजेस हो गए हैं, अभी हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे लेआउट से, तो हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन। हम जिस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस बनाते थे उसमें चेंजेस आ गए हैं। इनएफिशिएंट ऑपरेशन हो गया है, अभी जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट आ रहा है, बॉटल नेक हो जा रहा है ऑपरेशंस में। बॉटल नेक मतलब होता है एक ऐसा सेंटर क्रिएट हो जाना जो एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पा रहा है, सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे हमने देखा था ना अभी कि रॉ मटेरियल मशीन 1 में जा रहा है, फिर मशीन 2 में जा रहा है, फिर मशीन 3 में जा रहा है एंड एट द एंड फिनिश गुड्स आ रहे हैं। लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट से एक बार में हैंडल कर सकता है, ये हैंडल कर सकता है 50 यूनिट और ये हैंडल कर सकता है 20 यूनिट्स। थिंक अबाउट इट, जब ये आखिरी वाला मशीन 20 बना रहा है तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूनिट्स बन रहे होंगे? 20 ही बन रहे होंगे, है ना। तो अगर ऐसा बॉटल नेक अराइज हो रहा है तो उस केस में भी आपको अपने लेआउट को इंप्रूव करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, कोई नया प्रोडक्ट नया सर्विस बना रहे हो तो उस केस में भी आपको लेआउट इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए अलग मशीन्स लगेंगे, उसके लिए अलग रॉ मटेरियल लगेगा, अलग स्ट्रक्चर लगेगा, शायद उसके लिए स्टोरेज बड़ा लगे। तो इस हिसाब से हमको लेआउट को वापस से रीडिजाइन करना पड़ता है। गुड प्लांट लेआउट, कब किसी लेआउट को बोला जाएगा कि भाई साहब ये लेआउट मतलब एकदम ही जबरदस्त है? ठीक है, जब उसके अंदर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है लेबर का। जैसे हमने मैकडॉनल्ड के एग्जांपल में देखा था, पहले उनके एम्प्लॉयज एक दूसरे से टकराते रहते थे इधर उधर, लेकिन अब इतनी एफिशिएंसी आ गई है कि सब बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, आराम से सारी काम हो रहे हैं। ठीक है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि लेआउट अगर अभी डिजाइन हो गया है 10 यूनिट्स बनाने के लिए तो आगे जिंदगी भर हमको 10 ही बनाने पड़ेंगे। इसमें अगर इम्प्रूव करना पड़ रहा है तो वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, जो भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ना चाहिए, मटेरियल इजीली फ्लो होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पीपल इजीली फ्लो हो पाने चाहिए, बॉटल नेक सेंटर रिड्यूस होना चाहिए, हेल्थ हजार्ड रिड्यूस होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, मशीन्स, मटेरियल्स सब कुछ इंप्रूव होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए स्पेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट, लेआउट। हम लेआउट ही क्यों डिजाइन करते हैं? क्योंकि इसकी मदद से बॉटल नेक का अवॉइडेंस कर सकते हो आप नेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस अवॉइड कर सकते हो, प्रोडक्शन पे कंट्रोल रख सकते हो, सुपरविजन कर सकते हो, हैंडलिंग में एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो, इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हो। जैसे मटेरियल को हैंडल करना, अगर मेरा लेआउट के अंदर एक मटेरियल इधर है, एक मटेरियल इधर है, इधर मशीन है तो कॉम्प्लिकेशन होगी ना। लेकिन अगर मैं सही तरीके से डिजाइन करूँ, मटेरियल्स को आसपास ही रखूँ तो उस केस में मेरे को इकोनॉमीज मिलेगा, कम खर्चे में मेरा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाएगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास अभी अवेलेबल है उनका मेरे को अच्छे से इस्तेमाल करना है। एम्प्लॉय का मॉरल इंप्रूव होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होना चाहिए, लेबर का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए, प्रोडक्शन डीले को मिनिमाइज करना है और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज रखना है। डिफरेंट वाइज हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों लेआउट चाहिए,
क्यों नया लेआउट चाहिए, रीडिज़ाइन क्यों करना पड़ता है, और एक अच्छा प्लांट लेआउट क्या होता है। और अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स सिमिलर हैं, जैसे इनएफिशिएंट ऑपरेशन अगर आप देखो, बॉटलनेक सेंटर आप देखो, नेक्स्ट हेल्थ हजार्ड अगर आप देखो, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलर हैं, बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। तो उनको आप अलग से याद रख सकते हो कि यार अगर ये वाला इनमें से कुछ भी पूछा गया तो मैं यही ज़रूर लिख पाऊंगा, है ना। और इसको खुद से भी बना सकते हो, थिंक अबाउट इट। मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लेना और सोचने लग जाना कि कैसे मैं एक नया लेआउट बनाऊं, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो भी आप लिख पाओगे। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स को इसको पढ़ लो, एकदम ऐसे एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इनके अंदर हो क्या रहा है तो आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं। पहला सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग एंड एक्सट्रैक्टिव। क्या सिर्फ यही 4 इंडस्ट्रीज हैं? नहीं, इसके अलावा भी होती है, पर हम स्पेसिफिकली ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने यही बुक में दिया है। ठीक है, चलो। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस, जहाँ पे आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स के चीज़ें बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो, सिंथेटिक मटेरियल बना रहे हो, तो इनके अंदर केमिकल प्रोसेस की जाती है, कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस की जाती है, उसकी मदद से रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस को, जैसे लेबोरेटरी, टेस्टिंग फैसिलिटीज, क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशंस, तो इनको हम एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कवर करते हैं। कंडीशनिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम हमारे मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट, कूलिंग, ड्राइंग एटसेट्रा। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री जहाँ पे आप मटेरियल और सब्सटेंसेस को नेचुरल सोर्सेज से रिमूव करते हो, जैसे माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। और इंडस्ट्रीज, ये 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज 2 टाइप से प्रोडक्शन करती हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट इज लाइक आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन जो होता है वो बैचेस में होता है, एक बार में हम पूरा एक ही टाइप का नहीं बनाते। हम कभी चॉकलेट का बनाते हैं, कभी वेनीला का बनाते हैं, कभी हम स्ट्रॉबेरी का बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स बनते हैं और एक एक स्पेसिफिक बैच में बनता है। क्लोथ्स का भी प्रोडक्शन बैचेस में होता है, एक ही टाइप का क्लोथ पूरा नहीं बनाते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एक ऐसा सिस्टम है प्रोडक्शन का जहां पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है और आप सेम टाइप की चीजें बना रहे हो। जैसे आप स्टील बना रहे हो, आप स्टील ही बना रहे हो पूरे टाइम पे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन रुक रहा नहीं है किसी भी चीज के लिए, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल या फिर वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स इन हाई वॉल्यूम विदाउट इंटरप्शंस और फ्रीक्वेंट चेंज ओवर्स। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंज ओवर्स करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंट चेंज ओवर नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइसेस। जब आप लेआउट चॉइस करते हो कि किस टाइप का लेआउट हमारा होना चाहिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो लोकेशन, कहाँ पे मेरा प्लांट लोकेटेड है, मेरे मशीन्स और इक्विपमेंट किस टाइप के हैं। अगर मेरा मशीन इक्विपमेंट बहुत बड़ा है तो उसको मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती कि भाई साहब मेरे पास यहीं पे इतनी सारी जगह तो यहीं पे रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, मैनेजेरियल पॉलिसीज कैसी हैं। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई साहब रॉ मटेरियल यही रखना है तो रखना ही पड़ेगा यार, बाकी लोग क्या ही करेंगे, है ना। नेक्स्ट, मटेरियल किस टाइप का है, प्रोडक्ट किस टाइप का और वर्कर्स कैसे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेआउट चॉइस कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है प्रोसेस लेआउट, जिसको हम फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं। यहाँ पे ना प्रोडक्शन जो है जॉब्स में होता है, बैचेस में होता है। जॉब्स और बैचेस मतलब क्या समझना, जैसे गैराज का काम या फिर हम ले सकते हैं टेलर का काम। टेलर जो है वो आपके लिए प्रोडक्ट अलग टाइप का बनाएगा, मेरे लिए प्रोडक्ट अलग टाइप का बनाएगा, तो हर बार उसको प्रोडक्शन अलग तरीके से करना पड़ता है ना। सिमिलर वे में गैराज के अंदर जब गाड़ियां आती हैं तो एक गाड़ी का कुछ और काम हो सकता है, दूसरी गाड़ी के अंदर कुछ और काम हो सकता है, तो हर एक जो काम यहाँ पे आ रहा है वो सब अलग अलग टाइप का है ना। या फिर बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमने आइसक्रीम की बात की, क्लोथ्स की बात की, तो इनके अंदर ना हम मोस्टली प्रोसेस लेआउट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे मशीन्स ऐसे नहीं डिज़ाइन होती। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि रॉ मटेरियल के बाद मशीन 1 में गया, फिर मशीन 2 में गया, फिर मशीन 3 में गया, फिर फिनिश गुड्स बन के आ गया। वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। कई बार जैसे गैराज में बात करो आप, तो पहले मशीन 1 में जाना पड़ रहा है, फिर मशीन 3 में जाना पड़ रहा है, फिर हमको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है, फिर मशीन 4 में जाना पड़ रहा है।
दूसरी सिचुएशन में पहले मशीन 2 में जाना पड़ रहा है, फिर मशीन 1 में जाना पड़ रहा है, फिर मशीन 4 में जाना पड़ रहा है। तो हर एक सिचुएशन जो इनके पास आती है वो अलग होती है, तो ऐसे एग्जैक्ट सीक्वेंस आप बना के नहीं रख सकते। सिमिलर वे में आइसक्रीम क्लोथ जब बनते हैं तो इनके अंदर भी एक ही तरीका नहीं फॉलो किया जाता, हर बार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते सीक्वेंस। इसके लिए क्या करते हैं पता है, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सारी मशीन्स का डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे रिसीविंग यहाँ आएगा, लैथेज यहाँ आएंगे, ग्राइंडर्स यहाँ पे आएंगे, प्लेटिंग यहीं पे होगी। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं डिसाइड किया। प्रोडक्ट तो कई बार रिसीव करने के बाद लैथे में जाने के बाद प्लेटिंग में जाके फिर ग्राइंडर में जा सकता है, तो हर बार प्रोडक्ट अलग अलग जगह जा सकता है। तो इसीलिए हमने हमारे मशीन्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, देखो, इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर मशीन्स इन वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टाइप की सिमिलर मशीन्स रखी जाती है। मशीन्स हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अटेंड कर सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट को जो उनके पास लेके आया जा रहा है। तो मेरा इस डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी टाइप का प्रोडक्ट आएगा तो वो हर एक प्रोडक्ट को ये हैंडल कर सकते हैं। इस टाइप की मशीन यहाँ पे रखा जाता है। ये मशीन मोस्टली जनरल पर्पस मशीन होती है। यहाँ पे कोई स्पेशल एक ही काम करेगी वैसी वाली मशीन नहीं होती। यहाँ पे जनरल पर्पस मशीन है जो आप जिस भी टाइप का प्रोडक्ट ला रहे हो उसको हैंडल कर सकती है। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय ग्रुपिंग मशीन्स। सबसे पहली बात तो इंस्पेक्शन कन्वीनियंट होना चाहिए, सुपरविजन कन्वीनियंटली होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, और डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से लोकेट करना है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी पॉसिबल हो पाए। मतलब समझना, लेट्स से हमको पता है कि गैराज के अंदर मोस्टली पहला काम हमको मशीन 1 के अंदर ही करना पड़ता है और दूसरा काम मशीन 3 के अंदर ही करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगी ना कि मशीन 1 वाला डिपार्टमेंट और मशीन 3 वाला डिपार्टमेंट पास हो और उसके बाद मशीन 2 वाला है ना। अगर मेरे को ये पता है कि पहला काम मशीन 1 के अंदर होने वाला है, दूसरा काम मशीन 3 के अंदर होने वाला है, तो मैं ऐसे ही डिजाइन करूंगी। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरीके का सीक्वेंस आप नॉर्मली फॉलो करते हो उसके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स को लोकेट करो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लेआउट, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेआउट फॉलो किया जाता है, लेआउट फॉर सीरियलाइज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि रॉ मटेरियल पहले मशीन 1 में जा रहा है, फिर मशीन 2 में जा रहा है, फिर मशीन 3 में जा रहा है और फिर फिनिश गुड्स बन के आ रहा है। मोस्टली ये वाला लेआउट प्रोडक्ट लेआउट के अंदर फॉलो किया जाता है। मटेरियल इज फेड इनटू फर्स्ट मशीन एंड फिनिश प्रोडक्ट कम आउट ऑफ द लास्ट मशीन। इफ देयर आर मोर देन 1 लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो उतने ही टाइप्स ऑफ मशीन्स होंगे। मतलब समझना, जैसे मैंने रॉ मटेरियल डाला मशीन 1 के अंदर, मशीन 2 के अंदर, मशीन 3 के अंदर, और मेरे पास फिनिश गुड्स 1 बन के आया। अब मेरे को फिनिश गुड्स 2 बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिश गुड्स बनाना है, तो मैं इसके अंदर नहीं डालने वाली। उसके लिए मैं अलग से लाइन सेट करूंगी। उसके लिए मैं रॉ मटेरियल लूंगी, वो समझ लो पहले मशीन 2 में जाता है, फिर मशीन 3 में जाता है, फिर मशीन 1 में जाता है, फिर फिनिश गुड्स बन के आता है। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट लाइन बनाई और इसके लिए मैंने डिफरेंट लाइन बनाई। इफ देर आर मोर देन 1 लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो वहां पे उतने ही लाइन्स ऑफ मशीन्स होंगे। द एम्फेसिस इज हियर देयरफॉर इज ऑन स्पेशल पर्पस मशीन। यहाँ पे जो मशीन्स होती है वो हर एक मशीन स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है कि वो इसी रॉ मटेरियल को ट्रीट करेगी, और ये वाली मशीन जो मशीन 1 से आएगा उसी को ट्रीट करेगी, ये वाली मशीन सिर्फ मशीन 2 से जो आएगा उसी को ट्रीट करेगी। तो हर एक मशीन स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ वही स्पेसिफिक काम कर रही है जो उनके पास हमेशा आ रहा है। नाउ प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय ग्रुपिंग मशीन्स। सबसे पहली बात, ऑल द मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स मस्ट बी प्लेट एट द पॉइंट डिमांडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जहां पे जिस चीज़ की जरूरत है वहीं पे उसको रखना है। जैसे रॉ मटेरियल के बाद पहले मशीन 1 में जाएगा, फिर मशीन 2 में जाएगा, तो मशीन 1 यहाँ होनी चाहिए, मशीन 2 यहाँ पे होनी चाहिए। अगर मेरे को मशीन 1 में कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डालना पड़ता है तो वो मशीन 1 के पास होना चाहिए। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मशीन 2 के पास डालना पड़ता है तो वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हर एक मशीन टूल इक्विपमेंट आपका इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि जहां पे भी उसको जरूरत पड़ रही है वो वहां पे अवेलेबल है। ऑल द ऑपरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द लाइन। मैं कोई भी ऑपरेशन बाहर से जाके नहीं करूंगी, सारा का सारा ऑपरेशन मेरा लाइन में ही इंक्लूडेड होगा। मटेरियल जो फेड किया जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में डालो, कुछ मटेरियल आप बाद में भी डाल सकते हो जहां पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है। There should be no point where one line crosses another line। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस कर दिया कि लेट्स से रॉ मटेरियल 2 को मशीन 2 में जाना था तो हमने ये वाले से काम करवा लिया। बिल्कुल नहीं, आप एक भी लाइन को क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि एक लाइन एक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको उसी को करने दो। अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए दूसरी लाइन बनाओ। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रॉ मटेरियल पहले कटिंग, बेंडिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कोटिंग हो रहा है, फिर फिनिश गुड्स बन रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर। दूसरी लाइन में कटिंग, टर्निंग, मिलिंग, प्लेटिंग, इंस्पेक्टिंग हो रहा है, फिर फिनिश गुड्स बन रहा है। तो इसकी अलग लाइन बनाई गई है, इसके लिए अलग मशीन्स रखे गए और इसके लिए अलग मशीन्स रखे गए। ठीक है,
नेक्स्ट इज सर्विस लेआउट। सर्विस लेआउट मतलब जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर लेआउट कैसा होगा। सर्विस फैसिलिटी लेआउट एग्जिस्ट नॉर्मली टू ब्रिंग कस्टमर्स एंड सर्विसेज। ऑफकोर्स ही बात है, जब सर्विस लेआउट है आपका मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो, किसको दोगे, कस्टमर्स को दोगे, तो इस तरीके का लेआउट होना चाहिए कि कस्टमर्स और सर्विसेज इजिली पॉसिबल हो पाए। इट शुड प्रोवाइड फॉर इजी एंट्रेंस टू द फैसिलिटीज। आज कस्टमर्स को अंदर आना पड़ेगा तो इजी एंट्रेंस होना चाहिए, वेल डिजाइन वॉकवेज होने चाहिए और प्रॉपर पार्किंग एरिया अवेलेबल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सर्विस फैसिलिटी लेआउट 2 टाइप के होते हैं। पहला, जहां पे टोटली आपका काम कस्टमर से रिसीव करना और सर्विस फंक्शन प्रोवाइड करना है, जैसे बैंक्स का काम है कि वो सिर्फ कस्टमर से ही डील कर रहे हैं, वो कुछ और अलग से नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, तो इनका लेआउट थोड़ा अलग होगा। लेकिन वहीं हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स अपना भी काम करती हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट वाला काम है तो वो ब्लड ले गई, फिर उसके बाद तो काम उनका अंदर चलते रहेगा ना टेक्नोलॉजी में। इन दैट केस एक सिस्टम जो हॉस्पिटल का है वो अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी एज वेल एज कस्टमर्स दोनों इन्वॉल्व हैं। और दूसरा, जहाँ पे बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, इस केस में हम अलग तरीके से अपना डिजाइन करेंगे लेआउट। ठीक है, देखो मोस्टली इस टाइप का लेआउट होता है हमारे हॉस्पिटल्स का, जहाँ पे प्रॉपर एंट्रेंस है, प्रॉपर वेटिंग हॉल है, रिसेप्शन है, मेडिकल शॉप है, यूटिलिटीज़ हैं, एक्सरे लेबोरेटरी अवेलेबल है, ऑपरेशन थिएटर है, वार्ड 1, वार्ड 2 कंसल्टेंसी रूम एंड कंसल्टेंसी रूम, और इसके बाद प्रॉपर एग्जिट। तो कितना कन्वीनियंटली ये ड्रॉन है ना। इसी तरीके से कन्वीनियंस के साथ आपको अपना लेआउट डिजाइन करना है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जिसको हम स्टैटिक लेआउट भी बोलते हैं। यहाँ पे मशीन का मूवमेंट होता है, हमारे प्रोडक्ट को हम वहीं रखते हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्ट लेआउट के अंदर देखो तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर क्या हो रहा था, मैंने मशीन 1 यहाँ रखी है, मशीन 2 यहाँ रखी है, मशीन 3 यहाँ रखी है, और रॉ मटेरियल जो है वो मशीन्स में मूव कर रहा है। बट द थिंग इज, जब आपका फिक्स पोजीशन या स्टैटिक लेआउट होता है तो उस केस में रॉ मटेरियल नहीं मूव करता, रॉ मटेरियल एक ही जगह में रहता है और मशीन्स मूव की जाती हैं, हमारे मेन्स मूव की जाते हैं और उनको यहाँ पे लेके आया जाता है। क्योंकि भाई ये काम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों पे होता है। जैसे हम यहाँ पे शिप बना रहे हैं तो मैं शिप को बार बार नहीं मूव कर सकती ना, वो होती ही इतनी बड़ी है, मैं उसको मूव करूंगी तो पागल हो जाऊंगी, खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। इसीलिए जो भी मटेरियल लग रहा है, जो भी मशीन लग रहे हैं, जो भी टूल्स लग रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, वो सब यहाँ पे आके काम करते हैं, ना कि ये जो शिप का असेंबली जहाँ हो रहा है वो अलग अलग जगह मूव हो रहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मशीन टू द प्रोडक्ट इज एडवाइजेबल, क्योंकि यहाँ पे आपके मैन एंड मशीन को मूव करने का खर्चा कम होता है एज कम्पेयर टू मूविंग अ प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स्ड लेआउट और कंबाइंड लेआउट, जहाँ पे आप प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट दोनों को कंबाइन कर देते हो। इसके अंदर आप प्रोडक्ट लेआउट भी फॉलो कर रहे हो, मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ पे डाला, रॉ मटेरियल डाला और एट लास्ट फिनिश गुड्स बन के आया, और यहाँ पे प्रोसेस लेआउट भी फॉलो किया जा रहा है क्योंकि एक टाइप ऑफ मशीन्स को एक ही जगह रखा गया, एक डिपार्टमेंट बना के। ठीक है, तो इस टाइप का मिक्स लेआउट भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको दोनों चीजों का बेनिफिट मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस, अब हमने सारा का सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव हो रहे हैं। प्रेजेंट लेआउट इज शोन इन द फिगर, मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इंटेंडेड टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट C&F इन द प्रेजेंट लेआउट। हमको ये प्रेजेंट लेआउट दिया हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस जगह पे लोकेटेड है, और साथ साथ हमारा जो मैनेजमेंट है ना वो चाहती है कि भाई C और F को इंटरचेंज कर दो। इन्होंने हमको हैंडलिंग फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई है बिटवीन द डिपार्टमेंट। हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कितने बार मूवमेंट हो रहा है। सो A से C 90 टाइम्स मूवमेंट हो रहा है, A से D 160 टाइम्स मूवमेंट हो रहा है, B से C 70 टाइम्स मूवमेंट हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ट्रैवल बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इज सेम। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, तो उसका खर्चा सेम रहेगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का खर्चा सेम है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिपार्टमेंट C&F, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अभी मेरा कितना खर्चा पड़ रहा है, अभी मेरी क्या कॉस्ट है, क्या सिचुएशन है। उसी के बाद तो मैं देखूंगी ना कि अगर C&F को मैं इंटरचेंज कर दूं तो उसके बाद क्या सिचुएशन अराइज हो रही है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे और प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। डिपार्टमेंट पेयर, नंबर ऑफ ट्रिप्स, एग्जिस्टिंग प्लान। एग्जिस्टिंग प्लान में डिस्टेंस कितना है और लोड इनटू डिस्टेंस कितना है। क्या है ये चीजें हम साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिपार्टमेंट पेयर की बात करते हैं।
डिपार्टमेंट पेयर मतलब हम उन डिपार्टमेंट्स का पेयर बनाएंगे जिसमें मूवमेंट हो रहा है ना। तो ए से सी मूवमेंट हो रहा है, ए से डी मूवमेंट हो रहा है, ए से ई मूवमेंट हो रहा है, ए से एफ कोई मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट है, तो उसको हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई एंड ए से एफ कोई भी मूवमेंट नहीं है। बी से सी मूवमेंट हो रहा है, बी से डी कोई भी मूवमेंट नहीं है, बी से ई 100 मूवमेंट है एंड बी से एफ 130। बी से सी, बी से ई एंड बी से एफ। नेक्स्ट सी से डी बस मूवमेंट हो रहा है, डी से ई एंड एफ एंड ई से एफ, ठीक है। तो हमने सारे मूवमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। अब हमको देखना है नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं। 90, 160, 50, 70, 100, 130, 20, 180, 10 एंड 40। अब इसके बाद हमको डिस्टेंस देखना है कि एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर अगर मैं ए से सी जा रही हूँ तो उसमें कितना डिस्टेंस लग रहा है। ए से सी जा रही हूँ तो एक ही डिपार्टमेंट में मूव कर रही हूँ और खर्चा भी सबका सेम है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ए से डी अगर हम जाएं तो ए से डी जाने के लिए मेरे को दो डिपार्टमेंट से होके जाना पड़ेगा। मैं पहले या तो मैं ए से बी जाके फिर बी से डी चले जाऊं, या तो मैं ए से सी जाके फिर सी से डी चले जाऊं। तो दोनों जगह पे मेरे को दो मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, दो मूवमेंट का डिस्टेंस है। नेक्स्ट ए से ई, ए से ई भी हमारा दो डिस्टेंस है, 1, 2। नेक्स्ट बी से सी 1, 2। बी से ई अगर हम देखें सो 1, 2 एंड 3, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो 1, 2, 3, है ना। दोनों जगह से आपको 3 ही मूवमेंट करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट बी से एफ, बी से एफ इज 1, 2। सी से डी, सी से डी 1 ही है ना। डी से ई 2 मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज डी से एफ, एक ही मूवमेंट है, ई से एफ एक मूवमेंट है। लोड इनटू डिस्टेंस मतलब आपने कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स किए और उसका डिस्टेंस कितना है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 90 इंटू 1 90, 160 इंटू 2 इज 320, 100, 140, 300, 260, 20, 360, 10 एंड 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया कि देखो यार हमको जो है इतने नंबर ऑफ मूवमेंट्स करने हैं और ये नंबर ऑफ मूवमेंट्स इतना इतना डिस्टेंस रखते हैं, तो मुझे टोटल पता चल गया कि टोटल में कितना मूवमेंट कर रही हूँ एट द एंड, है ना। इसको टोटल कर लेते हैं। 90 प्लस 320 प्लस 100 प्लस 140 प्लस 300 प्लस 260 प्लस 20 प्लस 360 प्लस 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 1640। नेक्स्ट ये तो बात हो गई एग्जिस्टिंग प्लान की कि अभी क्या सिचुएशन है। अब हम देख रहे हैं कि अगर C एंड F को इंटरचेंज कर दिया गया तो क्या सिचुएशन होगी। तो मेरे नंबर ऑफ ट्रिप्स में कोई भी चेंजेस होगा क्या, वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिप्स तो यही रहने वाले हैं, है ना। हमारा चेंज किसके अंदर होगा, हमारे डिस्टेंस के अंदर चेंज होगा, क्योंकि अगर आप C एंड F को चेंज कर दोगे तो इनका जो डिस्टेंस A से C, C से E है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। सो न्यू प्लान में डिस्टेंस कितना है एंड लोड इनटू डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3 एंड 1 इंटू 3। सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं हर एक डिपार्टमेंट का। ए से सी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस है 1। ए से डी, सॉरी हमको ये चेंज करना है ना, लेआउट नया लेआउट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए बी एफ डी ई एंड सी, हमने क्या किया, सिर्फ सी एंड एफ को इंटरचेंज कर दिया है। अब ए से सी के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3 हो गया है। ए से डी इज 2, ए से ई इज 2, बी से सी इज 2, बी से ई
1 2 3, B से F is 2, C से D is 1, D से E is 2, D से F 1, E से F 1। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करने वाले हैं। सो 90 इंटू 3 इज 270, 320, 100, 140, 300, 260, 20, 360, 10 एंड 40। अब टोटल करके देखो कितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है। 270 प्लस 320 प्लस 100 प्लस 140 प्लस 300 प्लस 260 प्लस 20 प्लस 360 प्लस 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 1820 पड़ रहा है। पहले आपको 1640 में काम हो जा रहा था, अब आपका 1820 का कॉस्ट पड़ रहा है। कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स सी बात है, जो पहले था वही बेटर है। बिना मतलब का हमको काम करा दिया मैनेजर ने, है ना। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यहाँ पे आपको एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इवेलुएट कर रहा है मशीन शॉप का करंट प्रोसेस लेआउट को। उसने आपको करंट लेआउट पूरा दे दिया है और साथ साथ कितने ट्रिप्स हो रहे हैं वो भी दे दिया है। आपको बताना है क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या। पहले वाले में इम्प्रूवमेंट पहले ही मैनेजमेंट ने बता दिया था। अब इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है और साथ साथ लोड डिस्टेंस का स्कोर भी कैलकुलेट करना है। तो लोड डिस्टेंस का स्कोर इज इजी, आपने जो यहाँ पे निकाला था वही चीज़ें वहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। बस यहाँ पे लेआउट आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम एग्जिस्टिंग लेआउट डिसाइड बना लेते हैं। डिपार्टमेंट पेयर नंबर ऑफ ट्रिप्स, एग्जिस्टिंग लेआउट के अंदर क्या सिचुएशन है, कितना डिस्टेंस है एंड लोड इनटू डिस्टेंस कितना है। डिपार्टमेंट पेयर ए से बी, ए से सी, ए से ई, ए से एफ। जहाँ वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसी को लिखना है, जहाँ वैल्यूज़ नहीं है उसको हम इग्नोर कर देंगे। बी से डी, सी से ई, सी से एफ, डी से एफ एंड ई से एफ। ठीक है, यही वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो बची हुई जगह को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हैं? 8 3 9 5 3 8 9 3 3। डिस्टेंस कितना है? सो ए से बी का अगर हम डिस्टेंस देखें तो 2 है। ए से सी का डिस्टेंस इज 1, ए से ई का डिस्टेंस इज 1, ए से एफ 1 2 एंड 3, बी से डी इज 1 2। नेक्स्ट सी से ई 1 2, सी से एफ 2, डी से एफ इज 1, ई से एफ इज 2। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ ट्रिप्स को हमारे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 16 3 9 15 6 16 18 3 एंड 6। ठीक है, टोटल कर लो कितना आ रहा है। 16 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 92। अब आपको इसको इम्प्रोवाइज करना है। सबसे पहली बात तो ये देखो कि कौन से जो हमारे डिपार्टमेंट का पेयर है उसमें सबसे ज़्यादा हमको खर्चा पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा हमको सी एंड एफ वाले डिपार्टमेंट के पेयर में खर्चा पड़ रहा है ना। सो सी एंड एफ, सी से एफ जाने में जो हमको टाइम लग रहा है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है। तो मैं क्या कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि भाई सी और एफ एक साथ हो जाओ। और समझ लो सी और एफ को मैं एक साथ कर दूँ और यहाँ पे ले आऊँ यहाँ पे, तो क्या चेंजेस होंगे। तो हमारा डी जो है वो एफ से दूर हो जाएगा और डी और एफ के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का ही डिफरेंस है, तो मैं उतना अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड टेस्ट। हम ई ए बी सी बी डी एंड एफ सी रख रहे हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा हमारे पास और क्या खर्चा बढ़ा है। सबसे बड़ा खर्चा हमने डील कर लिया 18 वाला। दूसरा बड़ा खर्चा है हमारा 16 आ रहा है ए और बी से। तो ए और बी से आ रहा है तो मतलब ए और बी को पास रहना चाहिए।
है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस बी को नीचे लेके आ सकती हूँ, तो ए और बी पास हो जाएंगे, है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं ये डी को वापस उसकी जगह पे रख दूँ, थिंक अबाउट इट, है ना, मैं डी को वापस उसकी जगह पे रख दूँ, मैं सी को बी से चेंज कर दूँ, बी को सी से चेंज कर दूँ, तो मेरा एक चेंज से दोनों का काम हो जाएगा कि बी सी जो है वो एफ के पास आ गया और बी जो है वो ए के पास आ गया, है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर हम ये ना करके हम डी को उसकी जगह में ही रखें और सी को इधर ले आएँ और बी को इधर ले आएँ, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमारे पास सी और ई का आ रहा है, तो अब सी और ई भी पास हो गए, तो इससे ये वाला बेनिफिट भी मिल गया हमको। तो सी और ई भी हमने पास कर दिया, ए बी भी पास कर दिया, सी एफ भी पास कर दिया, मतलब हर एक बड़ा खर्चा हमने डील कर लिया, ठीक है ना। अब हम ये वाला लेआउट फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से सारी चीज़ें ड्रॉ करके देखेंगे। न्यू लेआउट जिसके अंदर डिस्टेंस कितना है और लोड इनटू डिस्टेंस कितना है। ए बी का डिस्टेंस है 1, ए सी का डिस्टेंस है 2, ए ई इज 1, ए एफ इज 3, 1 2 and 3, बी डी इज 1, सी ई इज 1, सी एफ इज 1, डी एफ इज 1 एंड लास्ट ये क्या है, ई और एफ, है ना। सो ई और एफ इज 2। चलो अब लेआउट इंटू डिस्टेंस अगर आप करो तो 8 इंटू 1 इज 8, 6 9 15, 3 8 9 3 एंड 6। अब टोटल करके देखो, 8 6 9 15 3 8 9 3 6, दैट इज इक्वल टू 67। कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, हमने सिर्फ एक चेंज किया और सिर्फ वो जो बड़े बड़े खर्चे थे उनको डील कर लिया, तो इसकी वजह से आपका कितना बड़ा चेंज आ गया, देखो, है ना। ठीक, तो इस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर बोले तो आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप एक चीज नोटिस करो तो कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। जैसे ए बी अगर आप देखो तो जिनका डिस्टेंस 2 है, 2 से ज़्यादा है। जैसे अगर आप सी एफ देखो, आप सी ई देखो, तो ये ऐसे डिस्टेंस है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मोस्टली अगर एक डिपार्टमेंट के पास दूसरा डिपार्टमेंट है, फिर भी उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, फिर भी उसमें ट्रिप्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा दूर है और उसकी वजह से उसका खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि उसको पास लेके आ सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं, नॉन एडजेसेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर 6 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6। एवरेज ट्रैफिक मूवमेंट टू एंड फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट आपको दिया हुआ है कि D1 से D2 जाना है तो 10 लगेगा, D1 से D3 जाना है तो 20 लगेगा, D2 से D1 जाना है तो 8 लगेगा, D2 से D3 जाना है तो 6 लगेगा। ऐसे करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको एक ऑप्टिमम लेआउट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें सारी वैल्यूज इधर ही थी, इधर कैसे वैल्यूज आ गई? तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि लेट्स से D1 है D2 है, D1 से D2 जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना लोड है, और D2 से D1 जाने में कितना लोड है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम पूरा सर्कल का एक साथ ले सकते हैं कि भाई D1 से D2 जाने का, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम एक टेबल फॉर्म करेंगे वापस से, वहाँ पे हम अगर D1 से D2 और D2 से D1 ट्रैवल हो रहा है तो मतलब एक ही सर्कल में हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम टोटल करके यहाँ पे एक जगह लिख देंगे। सो फ्रॉम और टू D1 D2 D3 D4 D5 D6, D1 D2 D3 D4 D5 D6। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि D1 से D1 तो ट्रैवल नहीं होता, D1 से D2 ट्रैवल होता है 10 + 8 18, D1 से D3 ट्रैवल अगर आप देखो, सो D1 से D3 इज 20 एंड D3 से D1 इज 10, तो टोटल हो गया 30। नेक्स्ट D1 से D4 इज 0 और D4 से D1 इज ऑल्सो 0, तो ये 0 ही रहेगा। D5, D1 से D5 इज 5 एंड D5 से D1 इज 15, तो टोटल 20। D1 से D6 इज 6 एंड D6 से D1 इज 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। D2 से D1
तो रिकॉर्ड हो गया पहले ही, तो ये वाली वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं है अब। नेक्स्ट D2 से D3 अगर आप देखो तो 6 है, और D3 से D2 कितना है 6, तो टोटल हो गया 12। नेक्स्ट D2 से D4 इज 10 एंड D4 से D2 इज 25, सो टोटल इज 35। नेक्स्ट D2 से D5 इज 0 एंड D5 से D2 इज 10, तो टोटल 10। D2 से D6 इज 2 एंड D6 से D2 इज 6, तो टोटल इज 8। जो जो वैल्यूज़ का काम हो गया है उसको अब हम हटाते जाते हैं। यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ का काम हो गया, ये सारी वैल्यूज़ का काम हो गया, ठीक है, और ऊपर से इनका हो गया, इनका हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ बची हैं। D3 से D4 इज 20 एंड D4 से D3 इज 5, तो टोटल 25। D3 से D5 इज 7 एंड D5 से D3 इज 1, 8। D3 से D6 इज 8 एंड D6 से D3 इज 0, तो 8। यहाँ पे D3 वाली वैल्यूज़ का भी काम हो गया। नेक्स्ट D4 से D5 इज 10 एंड D5 से D4 इज 20, तो टोटल इज 30। नेक्स्ट D4 से D6 इज 3 एंड D6 से D4 इज 3, टोटल इज 6। लास्ट हमारे पास दो वैल्यूज़ और बची। D5 से D6 इज 6 एंड D6 से D5 इज 4, तो टोटल इज 10। एंड लास्ट में कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक। तो हमने नया टेबल ड्रॉ कर लिया, जो अभी तक हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से आ चुके हैं हम। अब हमको देखना है डिस्टेंस। तो पहली बात तो एज अभी तक का अगर आप टेबल देखो, अभी तक का जो डिपार्टमेंट्स का हमको दिया रहता था लेआउट, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से चिपके हुए थे। लेकिन अब जो लेआउट दिया है वहाँ पे ये पूरा खुला हुआ है ना। तो इस केस में क्या होगा पता है, आपका यहाँ पे एक मेन सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो सकता है, 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 यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो सकता है। और साथ साथ अगर D1 वाले को D3 के पास जाना है तो वो ऐसे जा सकता है, D6 वाले को D4 के पास जाना है तो वो ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट अब फॉलो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी हमारे पास। अब एज हमने अभी देखा कि कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो नॉन एडजेसेंट है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मूवमेंट हमको करना पड़ रहा है। तो हम ना अभी सिर्फ वही नॉन एडजेसेंट पेयर्स को देखने वाले हैं, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमको पता है कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन है, नॉन एडजेसेंट पेयर्स। कौन कौन सा नॉन एडजेसेंट है? पहली बात तो D1 से D3, D1 से D3 जाना है तो मेरे को D2 से होते हुए D3 में जाना पड़ेगा, है ना। सो T1 एंड D3 डिस्टेंस कितना है 2। नेक्स्ट वैसे ही हमारे पास D4 से D6 है ना। अगर D4 से D6 जाना है तो D5 में जाना पड़ेगा, फिर D6 में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखो तो मेरे को अगर D1 से D6 जाना है तो D1 से D6 जाने के लिए पहले मेरे को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा जो सेंटर है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, है ना। मेन क्या हो रहा है समझना, अगर मेरे को D1 से D6 जाना है तो पहली बात तो मेरे को सेंटर और दो और डिपार्टमेंट्स को क्रॉस करके जाना है। इसीलिए मैं मानूंगी कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ तक मैं वापस एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट को पूरा क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हो, ठीक। सो D1 से D6 इज 2। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये जो मेन लाइन है वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। D1 से D6 जैसे हुआ वैसे ही D3 से D4 होगा कि अगर D3 से आपको D4 जाना है तो ये लाइन को आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और दो डिपार्टमेंट्स को क्रॉस करके जा रहे हो, है ना। इसीलिए ये हुआ 1 और ये हुआ 2, आपने 2 बार यहाँ पे क्रॉसिंग की। D3 से D4। इस 2। नेक्स्ट इसके अलावा हमारा अगर D3 से D2 जा रहे होगे तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, D3 से D6 जा रहे होगे तो डायरेक्टली जा सकते हो, D3 से D5 डायरेक्टली जा सकते हैं क्या? आंसर इज यस। क्यों समझना, D3 से D5 अगर आप देखो, आप इधर से जाओगे तो आपको 2 बार क्रॉसिंग करनी पड़ेगी।
आप इधर से जाओगे तो भी आपको 2 बार क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज, अगर आप D3 से D5 इधर से जाओ तो मैं किसी और डिपार्टमेंट को तो क्रॉस ही नहीं कर रही, मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ मुड़ गई। इन दैट केस इसको सिर्फ एक ही गिना जाएगा, ठीक है। सो D3 से D5 कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वैसे ही D3 से D2 कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, D1 से D5 भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, D6 से D2 भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और D4 से D2 भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाले सिर्फ यही 4 लोग हैं, ठीक। चलो, तो इनका हमको पता चल गया कि कहाँ कितना डिस्टेंस है। अब हम लोड देख लेते हैं इनका कितना है। D1 से D3, D1 से D3 इज 30, D4 से D6 कितना है 6, D1 से D6 इज 6, D3 से D4, D3 से D4 इज 25। तो 30 इंटू 2 इज 60, 12, 12 एंड 50, है ना। हमारे प्रॉब्लम क्रिएटर्स मोस्टली यही लोग हैं। टोटल करके देखो, टोटल इज 134, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर यहाँ पे कौन है? D1 से D3 है, क्योंकि यहाँ पे 60 स्कोर हो रहा है, हमको इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और साथ साथ अगर आप दूसरा प्रॉब्लम क्रिएटर देखोगे तो D3 से D4 है, जो कि 50 लोड स्कोर रख रहा है ना। तो हमको ये दोनों को रिड्यूस करना है। सबसे पहले बात करते हैं D1 एंड D3 की। D1 एंड D3 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग या तो D3 को यहाँ लेके आ सकते हैं, है ना। अगर मैं D3 को यहाँ लेके आऊँ तो क्या होगा, सोचो। अगर D3 यहाँ आए तो हमारा ये इस तरीके का हो जाएगा कि D1, D3, D2, D4, D5, D6। अब प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन होंगे? D1 से D2 प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, D2 से D4 प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, D1 से D6 होगा और साथ साथ हमारा D4 से D6 होगा, ठीक। तो D1 से D6 तो पहले भी था, D4 से D6 भी पहले से ही था, D1 से D2 एक नया क्रिएट हो गया है और तीसरा हमारे पास D2 से D4 एक नया क्रिएट हो गया। किसकी जगह पे? D1, D3, D3, D4 की जगह। तो ये दोनों हट गए, ये दोनों की जगह अब मेरे पास D1, D2 एंड D2, D4 क्रिएट हो गया, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस है 2 और इनके बीच की अगर वैल्यू देखें तो D1 से D2 है 18। नेक्स्ट D2 से D4 है, D2 से D4 इज 35। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? अभी ये 70 हो गया, ये 36 हो गया और बाकी सारी वैल्यूज़ मतलब D4 से D6 सेम है, D1 से D6 सेम है, दैट इज़ 12 एंड 12, 36 प्लस 70 प्लस 12 प्लस 12। अभी इम्प्रूव तो हुआ है हमने, लेकिन 4 ही इम्प्रूवमेंट किया, क्या ही इम्प्रूवमेंट किया फिर तो, है ना। तो हमको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? जो तुमने नया बना दिया D2 एंड D4, है ना। मतलब ये वाला तरीका मेरा सही से काम नहीं किया, 4 इम्प्रूवमेंट किया तो क्या ही किया। तो इस चीज को हम रिमूव कर रहे हैं। दूसरा तरीका मेरे को D1 और D3 को पास लाने का क्या हो सकता है? मैं D2 की जगह पे तो नहीं रख सकती क्योंकि उससे मेरे को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं D3 को D4 की जगह रख सकती हूँ। तो अब हम ये वाला इम्प्रूवमेंट करके देख रहे हैं जहाँ पे D1, D2, D4, D3, D5, D6 रख रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन होंगे? D1, D6, D4, D3, D3, D6 एंड D1, D4, है ना। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये डायग्राम ही मैं उधर ले जाती हूँ तो हमारे लिए इजी होगा। कॉपी पेस्ट। ये क्वेश्चन में ना आपको ऐसे ही ट्रायल एंड एरर कर करके देखना पड़ेगा, तब यू विल फाइंड द राइट आंसर। अगर बुक के जैसे डायरेक्ट राइट आंसर पर पहुंच जाओगे ना तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, अगर इंस्टीट्यूट है कुछ और क्वेश्चन बना के दे दिया तो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये ट्रायल एंड एरर मेथड को सीखो कि किस तरीके से ट्रायल एंड एरर यहाँ पे हो रहा है। D1, D4, D1, D6, D4, D3 एंड D3, D6, ठीक है। D1, D4 पहले प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे क्या? नहीं थे, नए क्रिएटर्स बने। D1, D6 पहले से है जिसकी वैल्यू है 2 एंड 6। D4, D3 पहले से है क्या? D4, D3 पहले से नहीं है। D3, D6 पहले से है क्या? नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वैल्यूज़, इनका डिस्टेंस तो 2 ही है। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। D1 से D4 की कितनी वैल्यू है? D1 से D4 इज 0, नाइस। तो हमने कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया, यहाँ पे 0 हो गया है। D4 से D3, D4 से D3 से D4 दैट इज 25। नेक्स्ट
D3 से D6, D3 से D6 इज 8। अब अगर आप देखो तो अब कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये हो गया है 0, 2 6 12, ये हो गया है 50 और ये हो गया है 16। नाउ सी 12 + 50 + 16 इज 78। पहले हम 134 पे थे, अब हम 78 में पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू लेआउट। नाउ अब इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? D4 एंड D3। तो हमको कोशिश करना है कि भाई D4 और D3 को पास ले आओ। अभी तो D4 को दूर किया, पास लेके आना है। और साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो D3 है वो D1 के पास भी रहे, और एज हम क्या चाहते हैं D4 के पास भी रहे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अब लेआउट को और इम्प्रूव्ड बना सकते हैं, जहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई D1 तू इधर आ जा, D3 हमको बीच में चाहिए और D4 नीचे चाहिए। तो हमने क्या किया, D1 को ऊपर रख दिया, D3 को बीच में डाल दिया, एज D1 के लिए भी चाहिए और D4 के लिए भी चाहिए। ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास अब बच रहा है D2, D5, D6। तो इनको अब यहाँ पे ला देते हैं, D2, D5, D6। अब चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं हमारे पास, ये दोनों और ये दोनों, है ना। सो D1, D6, D2, D4 एंड D1, D4, D2, D6। ठीक है, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। लोड कितना है वो देख लेते हैं। D1, D6 का लोड है 6, D2, D4 का लोड है 35, D2, D4 का लोड अगर हम देखें तो इट्स लाइक 35, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। D1 से D4 का अगर हम देखें इट्स 0, एंड लास्ट D2 से D6, D2 से D6 इज 8। अब कैलकुलेट करो, ये हो गया 12, ये हो गया 70, ये हो गया 0, ये हो गया 16। हम इम्प्रूव करने की जगह और ख़राब हो गया है। 12 + 70 + 16 दैट इज इक्वल टू 98, है ना। पहले हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन था, अब खराब हो चुका है। तो मेरे को क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि भाई मेरे को D2 और D4 को साथ रखने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, D2 को इधर ले आते हैं, है ना, क्योंकि D1, D3, D4 इनको तो मैं नहीं छेड़ सकती, क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड है एक साथ रहना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम D5 को ऊपर लेके जा रहे हैं, D6 को यहाँ लेके आ रहे हैं और D2 को यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। D1, D2, D5, D6, D1, D4 एंड D5, D2, ये सारे हमारे प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। सबके बीच का डिस्टेंस 2 है। D1 से D2 की वैल्यू कितनी है? 18। नेक्स्ट D5 से D6 की वैल्यू कितनी है? D5 से D6 इज 10, D1 से D4 इज 0 एंड D5 से D2 से D5 इज 10। ठीक है, टोटल करो 36, 20, 0, 20। अब हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। हम वापस 76, 78 पे थे, अब 76 पे आ गए। अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? अभी देखो, मैं D1, D2 को इम्प्रूव एक साथ रख के भी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। बट द थिंग इज, अगर मैं D2 को ऊपर ले गई D1 के पास के लिए, तो वो D4 से दूर हो जाएगा, और वो अगर D4 से दूर हो गया तो एक बार में 70 बढ़ा के जाएगा। हमने पहले ही देख लिया है। तो भाई मैं D2 को तो नहीं छेड़ सकती। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? इसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्रिएटर है D5 से D6 नहीं है यार, D5 से D4 है। यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, D5 से D4 है। अगर D5 से D4 की वैल्यू देखें तो कितनी है? D4 से D5 इज 30। ओ माय गॉड, हम लोग फिर से आगे बढ़ चुके हैं। D5 से D4 इज 30 एंड देन इसके बाद ये हमारा हो गया 60 हो गया। तो इसके बाद अगर आप टोटल देखोगे तो 36 + 60 + 20 दैट इज इक्वल टू 116। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? D5 से D4। अब हम क्या कर सकते हैं? हमको कोशिश करना है कि D5 और D4 को पास लेके आना है। क्या हम यहाँ रख सकते हैं क्या D5 को? बिल्कुल नहीं। D2 को मूव करोगे तो 70 बढ़ जाएगा। क्या हम यहाँ रख सकते हैं? यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि D3 और D4 का साथ होना ज़रूरी है। क्या हम यहाँ रख सकते हैं?
आंसर इज यस। हम D5 को यहाँ मूव कर सकते हैं इजीली, इससे D4 और D5 पास भी हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो अब हम इम्प्रूव्ड बना रहे हैं D1, D3, D4, D2, D5 एंड D6। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन कौन है। D1 से D4, D1 से D2, D6 से D4 एंड D6 से D2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस कितना है 2 है और लोड कितना है D1 से D4 इज 0 आई थिंक। D1 से D2 कितना है 18, D6 से D4 कितना है, D6 से D4 से D6 से 6 एंड लास्ट D6 से D2 कितना है, D2 से D6 इज 8। नाउ ये हो गया 0, ये हो गया 36, ये हो गया 12, ये हो गया 16। टोटल करो 36 प्लस 12 प्लस 16, 64। हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या मैं जो सबसे ज़्यादा लोड वाला प्रॉब्लम है, क्या मैं उसको मूव कर सकती हूँ क्या? D1 D2 को तो हम मूव ही नहीं कर सकते, हमने पहले ही देख लिया है ना, क्योंकि D4 का ज़रूरत है यहाँ पे D2 के पास रहना। तो D1 और D2 में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। और बाकी D6 D4 बड़ा क्रिएट ही नहीं कर रहा, D6 D2 भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा। तो इसलिए अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लेआउट हमने अचीव कर लिया। तो बस आपको यही करना है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते रहना, और जब तक आपको एक एफिशिएंट लेआउट नहीं मिलता तब तक इम्प्रूवमेंट्स करते रहना है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। और इसी के साथ हमारा लेआउट होता है पूरा का पूरा खत्म। हमने पूरा का पूरा थ्योरी देखा यहाँ पे कि लेआउट होता क्या है, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की मदद से समझा। फिर हम गए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाई डिस्कस किए कि न्यू लेआउट क्यों करना है, क्यों रीडिजाइन करना है, क्यों एक अच्छा लेआउट होना जरूरी है, लेआउट ही क्यों करना है, ये सारे डिसीजंस देखे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट देखा कि प्रोसेस लेआउट क्या है, प्रोडक्ट लेआउट क्या है, फिक्स्ड लेआउट क्या है, सर्विस लेआउट क्या है और मिक्स्ड लेआउट क्या है ना। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे जिसके अंदर हमने लेआउट को पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।